सेकेंड ईयर क्लास। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन। हमने देखना है जो ड्रग्स होते हैं ना वो किस तरह से हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन पर इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो ड्रग की अपनी डेफिनेशन है। तो बेटे ड्रग इज़ डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस, यानी हर वो मवाद या हर वो चीज़ अदर देन फूड, खाने के अलावा, ठीक है, दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट, जिसका मकसद क्या हो, रोकना, डायग्नोज यानी तशखीस करना, पता लगाना, ट्रीट यानी इलाज करना, और रिलीव सिम्टम्स ऑफ डिज़ीज़, या किसी डिज़ीज़ की सिम्टम्स, अलामात को ख़त्म करना या कम करना। ठीक है, तो ड्रग से क्या मुराद है? ड्रग हर वो चीज़ है या तो वो क्या करेगी, रोकेगी, ठीक है, किसको, डिज़ीज़ को, या उसको डायग्नोज करेगी। कुछ ड्रग्स होती हैं जिनसे हम पता करते हैं कि डिज़ीज़ है या नहीं है, या कौन सी डिज़ीज़ है। उसके बाद हम ट्रीट करते हैं यानी उसका इलाज करते हैं, या हम रिलीव करते हैं यानी कम करते हैं किस चीज़ को, किसी डिज़ीज़ की अलामात को। और एबनॉर्मल कंडीशन यानी डिज़ीज़ या एबनॉर्मल कंडीशन एक ही बात है। तो ये ड्रग की डेफिनेशन है। ड्रग्स कैन ऑल्सो अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ब्रेन। तो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन पर जाकर एक्ट करते हैं और उसको जो है ना वर्किंग अफेक्ट करते हैं। एंड कोज चेंजेस, जिससे चेंज होता है हमारा मूड, अवेयरनेस, थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर। क्योंकि जब ब्रेन पे इफेक्ट होगा तो ये सारी चीज़ें ब्रेन से रिलेटेड हैं, ठीक है, मूड होना, थॉट्स आना, फीलिंग्स आना, बिहेवियर होना, ये सारी चीज़ें। तो अब हम आगे मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे पास ड्रग की दो कैटेगरीज़ होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, उनमें फ़र्क आएगा। तो कौन सी हैं? नंबर 1 साइको एक्टिव ड्रग और नारकोटिक ड्रग, या सिंपली नारकोटिक भी कह लेते हो। अब दोनों में फ़र्क सुनिएगा। साइको का जो ताल्लुक़ होता है वो ब्रेन से होता है ना, लव साइको का ताल्लुक़। तो ये बेटे वो ड्रग होता है जो आल्टर यानी तब्दील करता है ब्रेन फंक्शन यानी दिमाग के फंक्शन। तो हमने ऊपर देखा था ना कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, तो वो ड्रग हैं साइको एक्टिव ड्रग। तो अगर वो ब्रेन के फंक्शन को आल्टर या तब्दील करें, जिससे क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, चेंज इन मूड, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, बिहेवियर, यानी बॉडी में चेंजेस आएंगे। ये ऊपर वाली लिखते नहीं आपने, ठीक है। तो ये होती हैं साइको एक्टिव ड्रग। अब इनकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब एग्जांपल क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल बेटे ब्रेन को तब्दील करता है उसके काम को, बिल्कुल आपको नहीं, जो इस्तेमाल करता है उसको उतनी होश नहीं रहती, यानी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाता है, बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है, ये सारी चीज़। इसके अलावा जो कैफ़ीन होती हैं, जो निकोटीन है, और इलिसिट ड्रग ऐसी ड्रग्स जो मना होती हैं, इलीगल होती हैं, जैसा कि बेटे कोकेन हो गया, हीरोइन हो गई। ये सारी ड्रग्स जो हैं ये साइको एक्टिव ड्रग्स हैं। और साइको एक्टिव ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को क्या करती हैं, उसके फंक्शन को चेंज करती हैं, ठीक है। एग्जांपल याद रखने में पहले बता रहा हूँ, MCQs भी आता है और शॉर्ट में भी लिखोगे। अल्कोहल, कैफ़ीन, निकोटीन और इलिसिट ड्रग्स, ममनू अद्वियात, जैसा कि कोकेन और हीरोइन हो गया। अब नारकोटिक के ऊपर मूव करते हैं। तो नारकोटिक टाइप ऑफ ओपोइड ड्रग बेटे हमारे ब्रेन के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर ना स्पेशल किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जिनका नाम होता है ओपोइड रिसेप्टर्स, ठीक है। तो जो ड्रग्स उन रिसेप्टर पे जाके जुड़ेगी, हम उसको नाम देते हैं ओपोइड ड्रग का। अब जो नारकोटिक है वो एक ओपोइड ड्रग की टाइप है, दैट इज़ यूज्ड फॉर पेन रिलीफ, जिसका मेन या बुनियादी काम होता है पेन को रिलीफ करना, यानी दर्द को कम करना, ठीक है। लेकिन इट हैज़ हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन एंड अब्यूज़। लेकिन जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो इसके अलावा लाइक एक डॉक्टर इस्तेमाल करेगा, उसका तो मेन मकसद यही होगा पेन को कम करना। लेकिन जो वैसे इलीगली इसको यूज़ करेंगे हम, वो बेसिकली एडिक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब्यूज़ यानी इसका इरेगुलर, एबनॉर्मल या ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये अब्यूज़ होता है। अब नारकोटिक्स के बारे में क्या याद रखोगे कि ये ड्रग का इस्तेमाल होता है पेन को रिलीव करना, यानी पेन को कम करना। लेकिन इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल होता है कि इसकी लत लग जाती है, इसकी एडिक्शन लग जाती है, अब्यूज़, लोग ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नारकोटिक्स इंक्लूड ड्रग्स। अब एग्जांपल क्या याद रखोगे? मॉर्फिन, कोडीन और ऑक्सीकोडोन, ठीक है। एग्जांपल याद रखनी है आपने, ये एक तरह का रट्टा होता है। एग्जांपल आपको डेफिनेशन पूछी जाए नारकोटिक ड्रग की
तो आपको फ़ौरन याद होना चाहिए मॉर्फिन, कोडीन, ऑक्सीकोडोन, ये क्या हैं? ये नारकोटिक ड्रग हैं। और पीछे जो आपने पढ़ा है अल्कोहल, कैफ़ीन, निकोटीन और कोकेन, हीरोइन, ये क्या हैं? ये साइको एक्टिव ड्रग्स हैं। जी तो बच्चों अभी हम देखते हैं एडिक्शन, टॉलरेंस एंड विथड्रॉल सिम्टम्स। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि यकीन करें काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs एंड शॉर्ट बोथ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, सुनिएगा, अगर आप साइको एक्टिव ड्रग्स का अब्यूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इरेगुलर, डॉक्टर के कहे मुताबिक नहीं चलते, साइको एक्टिव ऐसी ड्रग जो दिमाग पे काम करती हैं, तो इनका अब्यूज़ ऑफन लीड्स टू डिपेंडेंस, तो इनसे डिपेंडेंस हो जाएगी। अब डिपेंडेंस क्या होता है? डिपेंडेंस इज़ अ स्टेट, ऐसी हालत है इन विच अ पर्सन रिलाइज ऑन अ ड्रग, जिस पर एक शख्स ड्रग के ऊपर डिपेंड करने लग जाता है, यानी वो कहता है कि मुझे ड्रग दो। फिज़िकली या तो उसकी बॉडी कहेगी या इमोशनली, या वो खुद इमोशनली उस ड्रग से इतना अटैच हो चुका होगा कि उसके बगैर वो नहीं रहेगा, वो मांगेगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू फंक्शन, ताकि वो काम कर सके। लेकिन बेटे इसमें आपने याद रखना है कि अगर उसको ड्रग ना मिले ना, तो उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, मतलब कोई ऐसे बीमारी या कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जस्ट वो इतना उसके ऊपर डिपेंड हो चुका है कि वो ड्रग को लेगा किस तरह से, ठीक है, फिज़िकली और इमोशनली। तो ये होती है डिपेंडेंस। और डिपेंडेंस कब होती है? जब साइको एक्टिव ड्रग, यानी जिनका दिमाग पे असर होता है, उनका अब्यूज़ किया जाए, मतलब उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। तो डिपेंडेंस ऑफन रिजल्ट इन एडिक्शन। अब अगर एक बंदे को डिपेंडेंस हो चुकी है और वो मज़ीद ड्रग नहीं छोड़ता, डिपेंडेंस पे ड्रग छोड़ दिए जाए तो बंदा नॉर्मली जा सकता है, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट के बगैर वो नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर डिपेंडेंस हो गई है, यानी आदत लग गई हल्की सी ना, तो उस पर भी बंदा ड्रग इस्तेमाल करता रहे तो फाइनली क्या हो जाएगी? एडिक्शन, ठीक है। अब एडिक्शन क्या होती है, दोनों में फ़र्क भी याद रखना है। ड्रग एडिक्शन मीन्स द डिसऑर्डर ऑफ अनकंट्रोलेबल ड्रग डिज़ायर। बेटे ये एक डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी कह सकते हो, जिसमें अनकंट्रोलेबल, बंदा कंट्रोल ही नहीं कर सकता अपने ड्रग लेने की डिज़ायर यानी ख्वाहिश को, एंड यूज़ डिस्पाइट इट्स नेगेटिव इफ़ेक्ट, और नो डाउट उसकी बॉडी में नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, वो फिर भी यूज़ करता है। तो समझ लें कि डिपेंडेंस अर्ली स्टेज है, जिस पर अगर बंदा छोड़ दे तो कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एडिक्शन नहीं हुई। लेकिन अगली जो स्टेज है ना डिपेंडेंस की, वो एडिक्शन है, जिसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होना लग जाएंगे, लेकिन फिर भी बंदा जो है ना वो नहीं उसको छोड़ सकता, तो आप इसको डिसऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोनों में आप फ़र्क कर लेंगे। अब आगे देखें, एज अ पर्सन कंटिन्यूज़ टू यूज़ अ ड्रग। अब एडिक्शन हो गई, आदत लत लग गई और बॉडी में कुछ चेंजिंग्स आना भी शुरू हो गए, और फिर भी वो शख्स कंटिन्यू उस ड्रग को करे, तो बॉडी बिकम्स अडेप्टिव, बॉडी ही चेंज हो जाएगी, उसकी बॉडी में ही चेंजिंग्स आ जाएंगे, एंड लेस सेंसिटिव टू इट्स इफेक्ट। यानी अब पहले फॉर एग्जांपल उस बॉडी में 1 mg ड्रग से ठीक ठाक इफ़ेक्ट होता था, उसको एक प्लेयर मिलती थी, लेकिन अब वो जो बंदा है ना, उसकी वो बॉडी है, वो लेस सेंसिटिव हो जाएगी, मतलब अब 1 mg डोज से वो इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा उसको, जो उसको प्लेयर मिलती थी वो नहीं मिलेगी, अब वही 2 mg पे जाएगा, 3 mg पे जाएगा, तो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? लेस सेंसिटिव हो जाएगी, यानी उसको डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज द ड्रग टॉलरेंस। अब ये तीसरी डेफिनेशन है इस टॉपिक में। ड्रग टॉलरेंस क्या होती है? जब बंदे की बॉडी अडेप्टिव हो जाए, ठीक है, ड्रग को लेने की, तो फिर वही ड्रग उतना इफेक्ट पैदा नहीं कर सकता, या यूँ कह लेते हैं कि उसकी बॉडी लेस सेंसिटिव हो जाती है उस ड्रग की, उसके इफ़ेक्ट की, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉलरेंस। आफ्टर ड्रग टॉलरेंस, अगर ड्रग टॉलरेंस हो जाए, पर्सन मे रिक्वायर हायर डोजेज टू अचीव द सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्स। अगर वो बंदा उतना ही रिस्पॉन्स, उतना ही प्लेयर चाहता है, तो फिर उसको डोज़ बढ़ानी पड़ेगी, जैसा कि मैं बता रहा था 1 mg से वो 2 mg पे जाएगा, और ये कहानी रुकेगी नहीं, ये सोन चलती जाएगी। दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड एडिक्शन, मज़ीद एडिक्शन होगी, एडिक्शन मज़ीद बढ़ेगी, बॉडी दोबारा से अडेप्टिव हो जाएगी, अडेप्टिव होगी तो अगेन वो जो हाई डोज है, फॉर एग्जांपल 2 mg, उस पर भी उसको वो प्लेयर नहीं मिलेगी, वो 3 mg पे जाएगा, 4 mg, तो ये कभी ना ख़त्म होने वाला साइकिल चलता रहेगा।
नाउ व्हेन एडिक्ट स्टॉप टेकिंग एन एडिक्टिव ड्रग, अब एक एडिक्ट है यानी नशई है जिसको नशे की लत लगी हुई है, अब वो किस तरह से स्टॉप कर दे यानी कोई मजबूरी के तहत या किसी वजह से, तो क्या होगा, दे एक्सपीरियंस विदड्रॉल सिम्टम्स, तो उसकी बॉडी में ऐसी अलामत आएंगी जो कि नॉर्मल नहीं होती और उन अलामत को हम बोलते हैं विदड्रॉल सिम्टम्स। अब विदड्रॉल सिम्टम्स का आपको शॉर्ट आता है और वो क्या होती हैं, वॉमिटिंग यानी उल्टी आ सकती हैं, हेडेक हो सकती है, सर दर्द, इंसोम्निया, इंसोम्निया कहते हैं जिसमें सही से नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना, सही से नींद नहीं आती, इंसोम्निया, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल इंस्टेबिलिटी यानी जहनी तवाज़ुन का बिगड़ जाना, और सीजर्स यानी दौरे पड़ना। तो ये सारी होती हैं विदड्रॉल सिम्टम्स, और ये कब होती हैं, जब कोई बंदा एडिक्शन कर चुका हो और फिर वो एडिक्टिव ड्रग को छोड़ देता है, अचानक छोड़ने पर ये सिम्टम्स आ सकती हैं। जी तो बच्चे अभी देखें चेंजेस इन नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग एडिक्शन एंड टॉलरेंस। अभी आपने एडिक्शन पढ़ी और टॉलरेंस पढ़ी, इन दोनों के डेफिनेशन में पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, बार बार वीडियो को सुनें, 2 बार सुन लें और पढ़ लें। अब इस दौरान नर्वस सिस्टम में क्या चेंज होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए बेटे, हमने पढ़ा है कि हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं ना, और जब मैंने साइनेप्स का टॉपिक पढ़ाया था तो ऊपर वाला या पहले वाला न्यूरॉन कहलाता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और उनके दरमियान सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी ये जगह होती है, और बाद वाला न्यूरॉन कहलाता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, अब आपने एक हार्मोन पढ़ा है जिसका नाम है डोपामीन, हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है। तो इसके पहले मज़ीद डेप्थ में जाने से पहले हम कुछ रीड कर लेते हैं कि जो एडिक्टिव ड्रग्स है ना, ऐसे ड्रग्स जिनसे नशा होगा, अफेक्ट द रीजन्स ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन के उन हिस्सों पर जाके असर करेंगे विच रेगुलेट प्लेयर एंड मोटिवेशन, जो कि प्लेयर को और मोटिवेशन को रेगुलेट करते हैं। व्हेन दीज ड्रग्स रीच द ब्रेन, जब ये ब्रेन के उन हिस्सों पर पहुंचते हैं ना ये ड्रग्स, द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स रिलीज डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर। तो सबसे पहले आइए आप स्टोरी देखते हैं। सबसे पहले जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है ना, उसके अंदर ये जो वेजिकल्स हैं, इनके अंदर ये जो पिंक मॉलिक्यूल्स है ना, बेसिकली ये डोपामीन, ये पिंक मॉलिक्यूल क्या है, डोपामीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब जो डोपामीन होता है ना बेटे, वो प्लेयर और रिवार्ड की फीलिंग को प्रोड्यूस करता है, यानी अगर आपकी बॉडी या आप कभी प्लेयर फील कर रहे होते हैं ना, तो आपका डोपामीन काम कर रहा होता है। ठीक है, अब सुनिएगा गौर से। नॉर्मली क्या होता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन अपना डोपामीन रिलीज़ करता है, डोपामीन आता है इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी इस जगह में, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ये जो आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली डोपामीन रिसेप्टर हैं। तो डोपामीन रिसेप्टर पर ये डोपामीन के मॉलिक्यूल आके करते हैं बाइंड, और जो एक्स्ट्रा डोपामीन होता है या जो डोपामीन काम कर चुका होता है ना, वो वापस जाता है और वापस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। तो सबसे पहली बात, नॉर्मल सिनेप्स में ये होता है। ठीक है, डोपामीन इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बाय द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो डोपामीन को रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं। लेकिन बेटे अगर नॉर्मल हालत ना हो और ड्रग इस्तेमाल किया गया हो, ड्रग मॉलिक्यूल आएगा इन ब्रेन के हिस्सों के पास, तो आप देख सकते हैं ये जो है ये ड्रग के मॉलिक्यूल की इस तरह की शेप है। एक और मैं चीज़ आपको रिमेंबर करवाऊंगा, यहाँ पे बेटे ये जो हमारे पास ये खाली जगह है ना, इसके साथ बेसिकली डोपामीन मिलता है और वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, अंदर चले जाता है। अब जब ये ड्रग का मॉलिक्यूल आया तो आप देख सकते हैं ड्रग का मॉलिक्यूल उसी जगह पर जाकर जुड़ गया है जहाँ से डोपामीन की रीअब्जॉर्प्शन होनी है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये जगह यहाँ पर खाली मिलेगी, लेकिन यहाँ पर खाली नहीं है, यहाँ पर वो ड्रग का मॉलिक्यूल आकर अटैच हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जितना भी डोपामीन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ने रिलीज़ किया था वो सारा का सारा अकमुलेट या जमा होगा इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। तो सिनेप्स विद ड्रग, यानी अगर ड्रग इस्तेमाल किया ना तो ड्रग मॉलिक्यूल्स ब्लॉक द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डोपामीन। डोपामीन की जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होनी थी वो ड्रग ने ब्लॉक कर दिया। सो डोपामीन बेटे अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। तो बेटे अब क्या होगा, गौर से सुनना, इस वक्त ना ब्रेन अडेप्ट हो जाता है। हमने पढ़ा था ना कि बॉडी अडेप्ट हो जाती है जब टॉलरेंस होनी शुरू हो जाती है ना, जिसमें एक शख्स को ज़्यादा ड्रग की डोज बढ़ानी पड़ती है, राइट। सो ऐसा होता क्यों है,
जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक ड्रग जो है वो जुड़ा है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के साथ, जहाँ से ड्रग ने रीअब्जॉर्प्शन करनी है। तो अब जो डोपामीन है वो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उधर जो डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं वो कम हो गए। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 था, 2 था, 3, 4 और 5, यहाँ पर सिर्फ 3 है। एग्जाम्पल के तौर पे वैसे ही शो किए जाते हैं लेकिन कम हो जाते हैं। जब बंदा यूज़ करता रहता है, एडिक्शन हो जाती है, उसके बाद टॉलरेंस होती है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, ब्रेन अडेप्ट करता है अपने आप को और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर जो डोपामीन के रिसेप्टर है वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रेन अडेप्ट करेगा नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ना, जो बाद वाली न्यूरॉन है, उस पर जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं बेटे वो डिक्रीज़ कम हो जाते हैं। नाउ यूज़र नीड्स मोर ड्रग फॉर द सेम इफ़ेक्ट। अब ना उतने ही इफ़ेक्ट अचीव करने के लिए इस यूज़र को ज़्यादा ड्रग लेना पड़ेगी। अच्छा, ज़हन में आता है कि क्यों ज़्यादा ड्रग लेना पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा ड्रग लेगा तो जो रीअब्जॉर्प्शन है ना डोपामीन की, वो मज़ीद यहाँ से कम हो जाएगी, तो फिर मज़ीद डोपामीन इस क्लेफ्ट के अंदर जमा होगा। ज़्यादा डोपामीन तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट, यानी उतना ही इफ़ेक्ट कॉज करेगा जितना पहले वो कम ड्रग पर कॉज कर रहा था, राइट। अब बेटे बात समझे, मान लेते हैं कि इस स्टेज पर किसी तरह से ना ड्रग लेना उस बंदे ने छोड़ दिया, ठीक। अब क्या होगा, अब जो ड्रग ने प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन यानी इस न्यूरॉन के ऊपर ये जो जगह ब्लॉक की थी ना जहाँ पे डोपामीन रीअब्जॉर्प्शन होनी, अब वो जगह अनब्लॉक हो जाएगी। डोपामीन जो है वो अब रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर बेटे नॉर्मल डोपामीन रह जाएगा। वो जो ज़्यादा अकोमुलेटेड डोपामीन है अब वो केस नहीं, अब नॉर्मल डोपामीन है। लेकिन बेटे जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ना, उसके अंदर तो चेंजिंग्स आ गई हैं, मतलब उसके अंदर तो रिसेप्टर्स अभी तक कम हैं, वो तो ज़्यादा नहीं हुए, तो इसलिए ना ड्यू टू लेस रिसेप्टर अभी भी रिसेप्टर्स कम हैं। तो यहाँ से नीचे पढ़ लेते हैं कि ड्रग रिमूव फ्रॉम द सिनेप्स, हमने ड्रग रिमूव कर दी, उस बंदे ने लेना छोड़ दी, तो डोपामीन रिलीज़ रिटर्न, डोपामीन का जो रिलीज़ होना है ना वो वापस आ जाता है नॉर्मल हालत में, टू नॉर्मल। बट पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इज़ लेस स्टिमुलेटेड, लेकिन जो बाद वाला न्यूरॉन है ना वो अब कम स्टिमुलेट होगा क्योंकि उसके नॉर्मल रिसेप्टर नहीं रहे। तो इसलिए क्या होगा, इट लीड्स टू विदड्रॉल सिम्टम्स, और इस बंदे को वही सिम्टम्स आएंगे जो ड्रग छोड़ने पर आते हैं। जी तो बच्चे अभी हम देखते हैं एडिक्शन एंड टॉलरेंस ऑफ कैफ़ीन, इसके बाद है एडिक्शन एंड टॉलरेंस ऑफ निकोटीन। अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा है कैफ़ीन और निकोटीन दोनों साइको एक्टिव ड्रग्स हैं, यानी इनका जो असर होता है वो ब्रेन के ऊपर होता है। अब जो कैफ़ीन है इसके बारे में आपने सुन रखा है कि ये कॉमन बेवरेजेस में पाई जाती है, जैसा कि कॉफ़ी के अंदर, टी चाय के अंदर और एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर आपको कैफ़ीन मिलेगी, ठीक है। अब ये काम क्या करती है, इट कैन ब्लॉक द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एडिनोसिन। तो याद रखिएगा जो एडिनोसिन है ना वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके एक्शन को ब्लॉक करती है कैफ़ीन। अब एडिनोसिन करता क्या है, विच प्रोमोट्स स्लीप एंड रिलैक्सेशन। तो एडिनोसिन ट्रांसमीटर बॉडी को स्लीप और रिलैक्सेशन करता है। तो ये जो कैफ़ीन है ये इस न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होगा, रिलैक्स बॉडी नहीं होगी, स्लीपनेस यानी नींद नहीं आएगी और वो एक्टिव हो जाएगी। तो एज अ रिज़ल्ट कैफ़ीन इंक्रीजेज अलर्टनेस एंड एनर्जी लेवल। तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि चाय से फ्रेशनेस आती है, एनर्जी आती है, तो यही वजह है उसकी बैकेंड पे कि ये जो कैफ़ीन है ये क्या करेगी, ये एडिनोसिन न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करेगी, जिससे स्लीपनेस और रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। लेकिन जब एडिनोसिन ब्लॉक हो जाएगा तो उससे कैफ़ीन अलर्ट करेगी बॉडी को और एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करेगी। अब कहता है जो रेगुलर कैफ़ीन यूज़ है कैन लीड टू टॉलरेंस, इससे टॉलरेंस हो जाएगी। टॉलरेंस क्या होता है, जब बॉडी कुछ वक्त के बाद ज़्यादा डिमांड करे उसी जो है ना ड्रग की। तो जो कैफ़ीन है अगर रेगुलर इस्तेमाल की जाए तो फिर आप देखोगे अगर कोई कॉफ़ी पीता है ना और वो बड़ा रेगुलर है तो फिर कॉफ़ी ज़्यादा पीना शुरू हो जाएगा, इस तरह चाय भी। सो द यूज़र रिक्वायर्स हायर डोजेज टू अचीव द सेम लेवल ऑफ अलर्टनेस, यानी उतनी अलर्टनेस उतनी एनर्जी का लेवल अचीव करने के लिए अब उसको हाई डोज लेना पड़ेगी।
इफ़ कैफ़ीन यूज़ इज़ स्टॉप्ड एब्रप्टली, यानी अगर फ़ौरन से कैफ़ीन मिलना बंद हो जाए बॉडी को तो विदड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे। और कैफ़ीन के विदड्रॉल सिम्टम्स क्या हैं? हेडेक है और फैटीग है। ठीक है, तो ये बातें मेन याद रखनी है कि पाई कहाँ पर जाती है कैफ़ीन? कॉफ़ी, टी और एनर्जी ड्रिंक में, कई एनर्जी ड्रिंक में। उसके अलावा इसका काम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर को एडिनोसिन को ब्लॉक करना, जिसकी वजह से बॉडी को एनर्जी अलर्टनेस आएगी। इससे टॉलरेंस हो सकती है कैफ़ीन की। और अगर कैफ़ीन को रोक दिया जाए सडनली तो कौन से सिम्टम आएंगे? हेडेक आएगी और फैटीग आएगी। नाउ वी मूव टू द निकोटीन। निकोटीन भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये साइको एक्टिव ड्रग है। सो निकोटीन इज़ हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट। लेकिन बेटे ये एडिक्टिव है, इसका नशा, एडिक्शन, लत लग सकती है। प्रेजेंट इन तंबाकू प्रोडक्ट, जो कि तंबाकू प्रोडक्ट में निकोटीन मिलती है, मौजूद होती हैं। अब तंबाकू प्रोडक्ट कौन कौन से? सिगरेट, सिगार और स्मोकलेस तंबाकू। देखें ये इमेज में आपको ये सिगरेट नज़र आ रहा है और ये सिगार नज़र आ रहा है। इनके दरमियान ये डिफरेंस आपके सामने है, आपने जस्ट नॉलेज के लिए एक बार इसको पढ़ लेना है। और बेटे ये जो है ये स्मोकलेस तंबाकू है, यानी इसको वैसे पिया नहीं जाता सिगरेट और सिगार की तरह, ये स्मोकलेस होता है। तो अब सबसे पहली बात जो याद रखनी है कि वो निकोटीन एडिक्टिव होता है, तंबाकू प्रोडक्ट में पाया जाता है, एक बात होगी। उसके बाद ये काम कैसे करता है? बेटे ये ब्रेन के अंदर निकोटीन के रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे जाकर ये बाइंड कर जाता है, जुड़ जाता है। अब जुड़ कर क्या करेगा? These receptors release dopamine and other neurotransmitter to produce pleasurable feelings। यानी अगर कोई बंदा निकोटीन लेगा तो निकोटीन जाकर ब्रेन के अंदर निकोटीन के रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ेगी और निकोटीन रिसेप्टर के जुड़ने पर डोपामिन रिलीज़ होगा और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे जो कि प्लेजर देंगे, राइट। उसके बाद आगे मूव करते हैं। रेगुलर निकोटीन यूज़ लीड्स टू टॉलरेंस, यानी ये भी एडिक्टिव है तो टॉलरेंस आनी है, यानी जो इफ़ेक्ट पहले थोड़ी डोज पे आ रहा था बाद में डोज बढ़ानी पड़ेगी। सो द यूज़र रिक्वायर्स हायर डोजेज टू अचीव द सेम लेवल ऑफ प्लेयर, यानी इससे प्लेयर होती है ना, तो उतनी ही प्लेयर लेने के लिए उसको अब डोज ज़्यादा करनी पड़ेगी। व्हेन निकोटीन यूज इज स्टॉप्ड एब्रप्टली, अगर फ़ौरन से निकोटीन बंद कर दी जाए तो यूज़र को विदड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी और क्रेविंग्स, यानी ये सारी चीज़ों का, ये सारी जो है ना, इसका मतलब है कि बेचैनी सी लग जाना या बेताब हो जाना बॉडी का। लॉन्ग टर्म निकोटीन यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद वैरायटी ऑफ नेगेटिव हेल्थ इफ़ेक्ट, लेकिन बेटे अगर इसको लंबे टाइम के लिए यूज़ करते रहे ना बंदा, तो हेल्थ भी ख़राब होगी, नेगेटिव इफ़ेक्ट आएंगे, जिसमें कैंसर के रिस्क हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो क्यों हो सकती हैं? क्योंकि इसका ताल्लुक ब्रेन के साथ है, यानी ये ब्रेन को डैमेज कर सकता है और ब्रेन के ही कुछ पार्ट्स होते हैं ना, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, तो जब इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ब्रेन के कुछ पार्ट डैमेज होंगे और उस वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएंगी। जी तो बच्चे अभी हमारे पास है यूज़ एंड एब्यूज़ ऑफ ड्रग्स। यूज़ का आपको मतलब पता है कि अगर हम किसी भी ड्रग को अप्रोप्रिएट तरीके यानी मुनासिब तरीके से और प्रिस्क्राइब्ड यानी जिस तरह से हमें लिख के दिया गया है वैसे अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो नॉर्मल यूज़ होगा। लेकिन एब्यूज़ का मतलब होता है गलत इस्तेमाल। तो इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ साइकोएक्टिव ड्रग्स, तो जो दूसरे ना एडिक्टिव ड्रग्स, ठीक है, नारकोटिक, तो उन नारकोटिक का तो वैसे ही गलत इस्तेमाल होगा, उसका तो पॉजिटिव नॉर्मली कम ही यूज़ होता है। तो जो साइको एक्टिव ड्रग्स हैं उनका अगर इनअप्रोप्रिएटली यूज़ किया जाए, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो हम इसको एब्यूज़ बोलते हैं। अब कुछ ड्रग्स हैं, ये शॉर्ट सवाल बन सकता है और लॉन्ग भी बन सकता है, तो शॉर्ट के लिए हर एक पैराग्राफ आपने याद रखना है। पहली ड्रग है हेरोइन। हेरोइन के बारे में सुना होगा आपने। ये हाईली एडिक्टिव ओपोइड ड्रग है। ओपोइड ड्रग का मैंने पहले भी बताया आपको, ये ऐसी ड्रग होती हैं जो ओपोइड नाम के रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ती है, बाइंड करती है, ठीक है। तो ये ओपोइड ड्रग है, काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव, नशावर है और ये ओपियम पोपी प्लांट से ऑब्टेन होती है। तो बेटे ये हेरोइन ड्रग है, ठीक है, और ये है ओपियम पोपी प्लांट।
अब इसको इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 इंजेक्टेड यानी इंजेक्शन के ज़रिए, स्मोकिंग जैसे करते हैं वो हीरोइन को स्मोक भी किया जा सकता है, और स्नॉर्टेड होता है वो नाक के ज़रिए इसको इनहेल करके अंदर लेके जाना। तो इस तीनों तरीके से हीरोइन जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। अब इससे बॉडी में असर क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या है? फॉल्स सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है? इंटेंस एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, यानी प्लेयर, बहुत ज़्यादा प्लेयर फ़ौरन से आ जाना, लेकिन ये फॉल्स है, मतलब कोई ऐसी बात हो ही नहीं है कि जिससे इतनी ज़्यादा खुशी हो। तो जस्ट लोग एस्केप करने के लिए, टेंशनों से बचने के लिए हीरोइन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनको यूफोरिया होगा। अच्छा, यूफोरिया का एमसीक्यूज़ बन सकता है और ऑप्शंस में वो छोड़ देगा कि यूफोरिया का मतलब क्या है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इंटेंस एक्साइटमेंट, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाना बॉडी का, या हैप्पीनेस आ जाना। और रिलैक्सेशन, वही बात कि टेंशन रिलीज़ हो जाना, बॉडी रिलैक्स कर जाएगी हीरोइन को इस्तेमाल करके। अब इट्स यूज़ क्विकली लीड्स टू डिपेंडेंस, यानी बॉडी बहुत जल्द इस पर डिपेंड करेगी, इसको छोड़ना नहीं चाहेगी। एंड एडिक्शन, और आपको पता है डिपेंडेंस से अगली स्टेज होती है एडिक्शन, और उससे अगली स्टेज होती है टॉलरेंस। तो डिपेंडेंस और एडिक्शन हो जाएगी। इट हैज़ रेंज ऑफ नेगेटिव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट। तो अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो फिज़िकल यानी बॉडी, जिस्मानी तौर पर भी बॉडी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, और मेंटल यानी दिमाग के ऊपर भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आ जाता है, यानी सही से रेस्पिरेशन नहीं होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके अलावा इन्फेक्शन इस वजह से बेटे आप याद रख लें कि जब इसको इंजेक्ट किया जाता है ना, तो सही या साफ़ सिरिंज की मदद से इंजेक्ट नहीं किया जाएगा, तो बार बार सिरिंज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बॉडी में जा सकते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मैं बता चुका हूँ कि जब ये जाकर दिमाग पर असर करेगी तो दिमाग के उन हिस्सों को डैमेज करेगी जो कि रेस्पिरेशन कॉज करते हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, ये भी वही चीज़ है कि दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाएगी, मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। दूसरी हमारे पास है कैनबिस, ठीक है। अब जो कैनबिस है वो भी एक साइको एक्टिव ड्रग है। आपको पता है अब साइको एक्टिव ड्रग जिसका असर दिमाग पे होता है। दैट इज़ मेड फ्रॉम ड्राइड फ्लावरिंग टॉप्स, लीव्स एंड स्टेम ऑफ इंडियन हेम्प प्लांट कैनबिस सैटिवा। यानी ये जो प्लांट है जिसका नाम क्या है, मैं आपको प्लांट दिखाता हूँ। ये प्लांट है कैनबिस सैटिवा, ठीक है। अच्छा, इसी पौधे को ना हम भंग का पौधा कहते हैं, आपने भंग सुना होगा ना, तो भंग का पौधा होता है कैनबिस सैटिवा। इसके स्टेम से, इसके लीव से और इसके जो फ्लावरिंग टॉप्स हैं जिनको हम ड्राई करके कैनबिस ड्रग ऑब्टेन करते हैं। तो बेटे ये है कैनबिस ड्रग, और ये है जो कैनबिस सैटिवा है यानी भंग का पौधा। अब जो कैनबिस ड्रग है ना, यही बेसिकली ये जो इमेज आपको दिखाई जा रही है, यही इमेज marijuana की इमेज है। marijuana क्या होता है? जो हम गांजा, आपने सुना होगा, तो गांजा होता है marijuana, और ये सेम पौधा है जो मैंने आपको दिखाया। तो बहरहाल ये जो कैनबिस है ना, इसमें marijuana और हशीश आ जाता है। हशीश जो है वो चर्च को बोलते हैं, और ये आपको हशीश यानी चर्च की इमेज दिखाई गई है यहाँ पर। तो अब इसको इस्तेमाल करने के तरीके क्या हैं? इसको स्मोक, जैसे स्मोकिंग में लोग करते हैं ना, सिगरेट को स्मोक करते हैं, तो इनको भी स्मोक किया जा सकता है। और वेपराइज यानी वेप की शक्ल में या वेपर्स की शक्ल में लिया जा सकता है। और कंज्यूम्ड इन एडिबल, यानी एडिबल इस तरह छोटे छोटे टुकड़े डायरेक्टली खा लिए जाएंगे। तो ये तरीका है कैनबिस ड्रग का, जिसमें marijuana आ जाता है और हशीश आ जाता है। इसको इस्तेमाल करने के ये 3 तरीके हैं। नाउ इसके इस्तेमाल करने से बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे? तो बेटे रिलैक्सेशन होगी, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। यूफोरिया अभी मैं आपको बता के हटाऊँ कि इंटेंस एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस की फीलिंग होना, ठीक है। अल्टर्ड परसेप्शन कहते हैं सोचना समझना या चीज़ों को सेंस करना। तो जितना आप अभी आप एक्टिव है ना, तो आप लेक्चर को सही से समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं, कोई बंदा अगर इन कैनबिस ड्रग को इस्तेमाल किया होगा ना, तो उसके सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाएगी। इंक्रीज्ड एपिटाइट, और ज़्यादा भूख लगने की फीलिंग होगी, ज़्यादा भूख लगेगी, ठीक है। अब इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होंगे? यानी अगर कोई लॉन्ग टर्म यूज़ करे, लंबे अरसे तक इस्तेमाल करे, तो बेटे इम्पेयर्ड यानी ख़राब हो जाएगी क्या? कोग्निटिव फंक्शन सेम चीज़ है,
दिमाग का सोचना समझना और फैसला लेने की जो सलाहियत होती है ना, वो कोग्निटिव फंक्शन कहते हैं उसको। और वो इम्पेयर्ड से मुराद है कि कम हो जाएगी, यानी दिमाग की सोचने समझने की, परखने की सलाहियत कम हो जाएगी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी सेम बार बार बता चुका हूँ, और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर तो पॉसिबल है ही, क्योंकि ये एक ड्रग है साइको एक्टिव जिसका दिमाग के ऊपर असर होगा। अब बेटे जो तीसरी ड्रग है ना, वो निकोटीन है। देखिए इस पूरा पैराग्राफ आप बेशक ना पढ़ें, ऊपर मैं अभी आपको ये टॉपिक करवा के हटाऊँ, एडिक्शन एंड टॉलरेंस ऑफ निकोटीन, तो 100% सेम चीज़ें हैं, बल्कि ऊपर वाला पैराग्राफ बड़ा है और उसमें चीज़ें भी ज़्यादा मैंने पढ़ाई हैं जी। तो बेटे अभी चौथा है अल्कोहल। अल्कोहल आप कॉमनली जानते हैं, जिसको हम आम तौर पर शराब कहते हैं। तो अल्कोहल भी साइको एक्टिव ड्रग है, यानी इसका भी दिमाग के ऊपर असर होगा। कॉमनली कंज्यूम्ड इन वेरियस फॉर्म, यानी इसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, जैसा कि बियर हो गया, वाइन हो गया, स्पिरिट हो गया। स्पिरिट आपने देखा होगा, जो हम मोस्टली जब क्या उसको बोलते हैं, कोई ज़ख़म हो जाए, कोई कट लग जाए तो स्पिरिट लगाया जाता है ना। इसके अलावा बियर और वाइन, बेटे जो वाइन है उसकी उर्दू तो शराब ही होती है, और बियर को उर्दू में भी बियर ही कहते हैं। अब मैंने आपके लिए ये इमेज जनरेट की है जिसमें बियर और वाइन के बारे में आपको फ़र्क मिलेगा। बेसिक आपने याद रखना है, ये बेसिक नॉलेज के लिए होता है। जो वाइन है ना, वो आप ग्रेप्स यानी अंगूरों से या दूसरे फ्रूट्स यानी दूसरे फलों से बनाते हैं वाइन। और जो बियर है बेसिकली आप फर्मेंटेशन से बनाते हैं, जैसे फर्मेंटेशन करते हैं ना, तो उससे किसकी फर्मेंटेशन, बार्ले, वीट, राइस और कॉर्न, यानी ये जो अनाज वगैरह है ना, गंदम वगैरह, इनकी हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो इससे बनती है बियर। ठीक है, तो ये मेन इंग्रेडिएंट इज़ ग्रेन, वही जो अनाज वगैरह है उससे बनती है, और यहाँ पर ग्रेप्स या फ्रूट से बनती है। ये बेसिक बातें आपने याद रख लेनी है। तो ये है अल्कोहल, साइको एक्टिव ड्रग है, और इसकी शक्लें मैंने बताई, बियर, वाइन और स्पिरिट हो सकती हैं। अब ये काम कैसे करती है बेटे, ये रिलैक्सेशन करती हैं, यूफोरिया करती है, यूफोरिया इंटेंस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट। और वही चीज़ है ना, नेगेटिव इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, इम्पेयर्ड कोग्निटिव एंड मोटर फंक्शन। कोग्निटिव बोलते हैं, मैंने अभी बता के हटाऊँ, दिमाग का सोचना समझना, यानी दिमाग का अलर्ट होना, इसको बोलते हैं कोग्निटिव फंक्शन, वो कम हो जाएंगे। और मोटर फंक्शन क्या होते हैं बेटे, मोटर फंक्शन जो मसल की मूवमेंट होती है ना, उसी को यहाँ पर मोटर फंक्शन लिखता है। अब मसल की मूवमेंट, यानी आप देखें जब आप एक्टिव होते हैं तो आपके मसल आपको सही से काम करवाते हैं, आप सही से चल फिर सकते हैं और कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक अल्कोहल कंज्यूमर जो है, आप देख रहे हैं अगर उसने अल्कोहल कंज्यूम की है तो वो सही से चल फिर नहीं सकेगा, या वो सही से मोटर जो उसके फंक्शन ना, वो काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा लिवर डिजीज़ हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी दिल और वेसल्स, ब्लड वेसल, खून की बीमारियां, और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकते हैं अल्कोहल इस्तेमाल करने वाले के। अब इनहेलेंट्स, इनहेल करना है यानी किसी चीज़ को नाक के ज़रिए लेकर जाना। तो इनहेलेंट्स ड्रग में कौन कौन से आ जाते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर, यस, इसको भी लोग इनहेल करते हैं। जो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए होता है ना सब्सटेंस, उसको भी एज आ इनहेलेंट काम करते हैं। और जो ग्लू होती है, सारी ग्लू नहीं, कुछ ग्लू को भी इनहेलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये एक ग्लू है जिसको एज आ इनहेलेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इनहेलेंट का जो असर है वो क्या होता है, तो अगेन वही बात, यूफोरिया, रिलैक्सेशन और अल्टर्ड परसेप्शन। बेटे आज आके ये साइको एक्टिव ड्रग हैं और इनका काम या मकसद सेम होता है, एक खुद को, बॉडी को रिलैक्स करना, हैप्पीनेस फील करना, टेंशन से दूर भागना, ये सारा आपने कॉमनली लिख देना है। अब नेगेटिव इफेक्ट फिर आ जाते हैं कि बॉडी के ऊपर क्या क्या असर हो सकते हैं, तो वही ये भी तकरीबन सेम होते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाना, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाना, और न्यूरोलॉजिकल डैमेज यानी दिमाग वगैरह पर असर पड़ना। अब फाइनली आ जाता है विदड्रॉल सिम्टम्स ऑफ ड्रग एब्यूज़। विदड्रॉल सिम्टम्स की मैंने आपको कल डेफिनेशन पढ़ाई कि ड्रग के छोड़ने पर बॉडी पर क्या क्या सिम्टम्स शो हो सकते हैं। तो आपने तमाम ये जो ड्रग्स हैं, इनके जो विदड्रॉल सिम्टम्स पढ़े हैं ना, आप वो मिला के लिख देंगे तो ये शॉर्ट आपका, ये हेडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फटीग, थकावट, एजिटेशन, मूड स्विंग, शेकिंगनेस और ट्रेमर। शेकिंगनेस और ट्रेमर होते हैं झटके, यानी इनवॉलंटरी जो मूवमेंट होती है ना, मसल मूवमेंट, वो होती है शेकिंगनेस या ट्रेमर्स। हेडेक, सर दर्द हो जाना, पसीना आना, नोजिया यानी
मतली या दिल घबराना, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख कम हो जाना, इंसोम्निया यानी सही से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा या नींद नहीं आएगी सही से। तो ये सारे जो हैं ये आप एक बार पढ़ लेंगे। ये देख लें, हेलुसिनेशंस होता है मतलब ऐसी चीज़ होना जो कि रियलिटी में ना हो, जिसमें विजुअल आ सकता है, यानी आपको या जो ड्रग अब्यूज़र है वो ऐसी चीज़ देखेगा जो रियलिटी में है नहीं, उसको लगेगा ऐसी चीज़ सामने है मगर होगी नहीं। ऑडिटरी बोलते हैं आवाज़, तो आवाज़ ऐसी आएगी जो रियल में नहीं है। और टेक्टाइल मतलब कोई ऐसा फील होगा कोई टच कर रहा है मगर वो टच कर नहीं रहा होगा। और सीजर्स यानी दौड़े पड़ना। तो जितने भी आपने इस लेक्चर में सुने हैं ना विथड्रॉल सिम्टम, वो मिला के लिख दें क्योंकि ये जनरल सी हेडिंग है।